गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री हुई। तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कवरी शुरू हुई थी 320 BC में। और हमने कहाँ तक किया था ये काम कल? हमने ये पढ़ाई की थी आइसबर्ग ने, जो कि एक जर्मन एग्रीकल्चरल केमिस्ट थे। उन्होंने ये बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है वो एकमात्र सोर्स है कार्बन का प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे डिस्कवरी शुरू में प्लांट ग्रोथ के बारे में स्टडीज हुई, फिर प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडीज हुई, फिर एक एक करके प्लांट में फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उन सबकी डिस्कवरी। उसके बाद थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ। हमने देखा था लीवेर ने 1840 में ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एयर में जो प्रेजेंट होती है वो कार्बन का एकमात्र सोर्स है। उसके बाद 1845 में रॉबर्ट मेयर नामक साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया। उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हम आज भी देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और वो स्टोर रहती है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो उनकी डिस्कवरी आज तक भी मान्य है। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो थे उन्होंने अपने डिस्कवरी दी थी 1860 और 65 के बीच में। बॉसिन गॉल्ट नामक साइंटिस्ट ने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और अब जबकि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पता चल गया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो ये डिस्कवरी की कि वॉल्यूम क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। उन्होंने यह बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उस दौरान इवॉल्व होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा दोनों समान होती है, और यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी कार्बन की आवश्यकता एयर में उपस्थित, एटमॉस्फेयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी करते हैं। उसके बाद जीजी स्टोक्स नामक एक साइंटिस्ट ने 1864 में ये डिस्कवरी की। उन्होंने इसके बाद जब पता पड़ा कि ग्रीन प्लांट्स आपकी आवश्यकता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये भी डिस्कवरी हुई कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये खोज हो गई थी। तो फिर जीजी स्टोक्स ने 1864 में प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट करके उनसे क्लोरोफिल ए और बी की प्राप्ति की। साथ ही साथ उन्होंने क्लोरोफिल सी की भी खोज की। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने सिग्निफिकेंट बताया फोटोसिंथेसिस के बारे में वो सेक्स एटल। एटल का मतलब है सेक्स और उनके साथी। सेक्स एटल ने सबसे पहले बताया कि जो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ग्रीन जो प्लांट्स में जो प्लांट सेल होती है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन कलर के, वो ऑर्गेनेल है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट स्टेबल या फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट होता है वो स्टार्च होता है। तो इन साइंटिस्ट ने क्या बताया, उन्होंने सबसे पहले बताया कि सेल में जो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया या कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक और ऑक्सीजन इवॉल्व होने की प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस के दौरान सबसे पहले स्टार्च का निर्माण होता है। उसके बाद एंगलमैन ने जो हम एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं उसको ड्रॉ किया या प्लॉट किया। तो सेक्स एटल ने तो ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट की इंपॉर्टेंस और स्टार्च का निर्माण। एंगलमैन ने इस फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी हुई वो हुई एफ ब्लैकमैन। हम आज ब्लैकमैन फैक्टर्स के बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में बताया था 1905 में सबसे पहले एफ ब्लैकमैन ने। उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक स्टेप प्रक्रिया नहीं है बल्कि वो 2 स्टेप्स में पूरा होता है, 2 बार में पूरा होता है, जिसमें कि 2 रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन। जो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन होती है, उसके बाद डार्क रिएक्शन होती है। और उन्होंने साथ ही लिमिटिंग फैक्टर्स का भी लॉ के बारे में बताया। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में भी बताया। फिर एक साइंटिस्ट थे विलस्टाटर एंड स्टॉल। उन्होंने 1913 और 1918 में क्लोरोफिल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, डिटेल्ड स्टडी की क्लोरोफिल के बारे में। और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्लोरोफिल के केमिकल कंपोजिशन के बारे में और उनके फंक्शनिंग के बारे में बताया। तो ये डिस्कवरी 1913 और 18 में।
उसके बाद वार्बर्ग ने 1920 में यह बताया कि ग्रीन एल्गा जो क्लोरेला होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एक बहुत यूजफुल मटेरियल है। तो यहाँ तक ये डिस्कवरी हो गई कि प्लांट्स में जो होते हैं, सेल में जो होते हैं, कौन सा ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, एक्शन स्पेक्ट्रम, और 2 स्टेप्स, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। फिर 1931 में वॉन नील नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहलाता है। तो वॉन नील ने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो H2S की उपस्थिति में यानी वाटर की अनुपस्थिति में और H2S की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती और इसमें जो ऑक्सीजन की बजाय हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक सल्फर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट और सल्फर की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये डिस्कवरी, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूंट डिस्कवर हो गए थे, फिर ये इस स्टेप से ये पता चला कि जो ऑक्सीजन जो निकलती है वो कहाँ से आती है। अब जो डिस्प्यूट था वो इस बात पे था कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या वाटर से निकलती है। तो जो वॉन नील के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से नहीं निकल के कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उनमें वाटर मॉलिक्यूल था ही नहीं, उन्होंने सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद आया 1932 में एमर्सन एंड एडलॉन का। बट अपन सब जानते हैं एमर्सन इफेक्ट या रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में, तो उसकी डिस्कवरी हुई थी 1932 में। उन्होंने क्या बताया था, जैसे कि आज अपने को पता है लाइट रिएक्शन होती है जो 2 फोटोकेमिकल प्रोसेस के बारे में के द्वारा बनी हुई थी, जैसा फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। उसके बाद 1937 में रॉबर्ट हिल ने अपनी खोज के बारे में बताया। रॉबर्ट हिल, जैसे कि आज हम पढ़ते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसको हिल रिएक्शन कहा जाता है, ये क्योंकि रॉबर्ट हिल ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट होते हैं या फिर पूरे की पूरे सेल होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने पर भी ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया इसके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना जरूरी है। फिर उन्होंने इसके लिए एक जो एल्गी यूज की थी वो थी स्टीलेरिया मीडिया। उसके बाद साइंटिस्ट आए ब्रुकेन, हसीद एंड कैमल 1941 में। उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर से आती है। तो जो पहले जो वॉन नील के टाइम में डिस्कवरी हुई थी, उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड जब यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। तो फिर उन्होंने बताया इस डिस्कवरी से ये पता चल गया कि जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। फिर अर्नल, एलन और वर्कले ने बताया कि फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय क्लोरोप्लास्ट। उन्होंने ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट में रेडियो एक्टिव लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के बारे में बताया। फिर 1954 में मेल्विन कैल्विन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कोशिकीय एल्गा क्लोरेला को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में यूज़ किया और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में, डिफरेंट चरणों के बारे में खोज की, जैसे कि और उन्होंने केल्विन बेंसन साइकिल के बारे में बताया। ये केल्विन बेंसन साइकिल है वो केल्विन द्वारा 1954 में खोजी गई थी। केल्विन बेंसन साइकिल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो कि डार्क में होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1961 में। फिर आए हेचेंसलेक 1964 में। उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? C4 पाथवे। तो केल्विन ने तो C3 पाथवे बताया, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन और डार्क रिएक्शन बताया। हेचेंसलेक ने C4 प्लांट्स के बारे में और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बारे में बताया। हुबर, माइकल एंड डेसेनॉर ने फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर और बैक्टीरियम राइबोडोबैक्टर को क्रिस्टलाइज किया, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1988 में। तो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस इतना इंपॉर्टेंट था और इसके बारे में इतना किया गया था, इसके लिए 2 नोबेल प्राइज मिले, केल्विन को 1961 में और फिर 1988 में। तो फोटोसिंथेसिस, अब हमारे पास सारे स्टेप्स आ गए। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर मॉलिक्यूल जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, लाइट की प्रेजेंस जरूरी है, इसके द्वारा बनता है कार्बोहाइड्रेट और वाटर मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कहाँ से आती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आकर वो
वाटर मॉलिक्यूल से मिलती है। एक और बात जो इसमें निकल के आई है कि फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, एटीपी और एनएडीपी H2 का निर्माण होता है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जो कि ब्लैकमैन द्वारा खोजी गई थी, कि डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एटीपी और एनएडीपी की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित होती है। थैंक यू।